हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 35वां सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और आज हम कंजंक्शंस का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का चैप्टर किया है, उसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज हमने अभी तक नहीं की है। पहले हम कंजंक्शंस को पूरा करेंगे। ये दोनों भाई बहन जैसे चैप्टर हैं, आसपास के चैप्टर्स हैं, इसीलिए पहले दोनों को कवर करेंगे, फिर दोनों की एक्सरसाइज साथ में करेंगे ताकि आपको और अच्छे से फायदा मिल सके। कंजंक्शंस को शुरू करने के लिए कंजंक्शंस के दो बेसिक रूल्स मैंने स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज में, स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको समझाए थे। अगर आपको याद आ रहा हो सकता है कुछ को याद आ रहा हो सकता है कुछ लोगों ने वो क्लास ही ना देखी हो या बहुत टाइम बीत गया तो भूल गए हो। इसलिए वो दो बेसिक रूल्स जो हैं वो हम कवर करेंगे फिर से, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए कंजंक्शंस होते क्या हैं? कंजंक्शंस ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं। राम एंड श्याम, तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, आप ऐसे समझ लो दो सेंटेंस को या फिर दो सेंटेंस के हिस्सों को या फिर दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं, है ना। सेंटेंस का हिस्सा भी जोड़ सकते हैं, पूरा सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं और एक शब्द भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। जोड़ने वाले शब्द हैं कंजंक्शन। आपके सामने मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, राम इज सिंगिंग और दूसरा है राम इज डांसिंग, और तीसरा भी लिख लो, राम इज स्टूपिड। पहले आपको ऊपर वाले दो सेंटेंस को एंड लगाकर जोड़ना है और फिर आपको नीचे वाले दो सेंटेंस को एंड लगाकर जोड़ना है। करिए भाई, कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्लास के साथ साथ मेहनत कीजिए। सिर्फ देखने से फायदा नहीं होगा, आपको साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर वाले दोनों सेंटेंस को एंड लगाकर जोड़िए और फिर नीचे वाले दोनों सेंटेंस को एंड लगाकर जोड़िए। क्या बनना चाहिए आपकी नजर में वो बताइए। राम इज सिंगिंग, राम इज डांसिंग, राम इज स्टूपिड। अगर आप एंड लगाकर जोड़ते हैं ऊपर वाले दोनों को और नीचे वाले दोनों को क्या बनेगा? देखो, अगर ऊपर वाले दोनों को जोड़कर आपने ऐसा कुछ लिखा है कि राम इज सिंगिंग एंड डांसिंग, अगर आपने ये लिखा है कि एंड से जोड़ेंगे तो सर राम इज सिंगिंग एंड डांसिंग कर देंगे, तो ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सही जा रहे हो। और इसको अगर आपने ऐसे लिखा है कि राम इज डांसिंग एंड स्टूपिड, राम इज डांसिंग, जैसे ऊपर सिंगिंग एंड डांसिंग कर दिया था वैसे ही नीचे वाले में डांसिंग एंड स्टूपिड कर दिया। अगर आपने ऐसा किया है तो आप एकदम सरासर गलत हैं। यही हमारा एक बेसिक रूल है कंजंक्शन का। क्यों सही है ये और क्यों गलत है ये आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। रूल ये कहता है कि कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है, दो सेम चीजों को जोड़ता है। दो सेम से मतलब क्या कि दो नाउन को जोड़ देगा, दो प्रोनाउन को जोड़ देगा, दो कंजंक्शन, दो एडजेक्टिव को जोड़ देगा, दो एडवर्ब को जोड़ देगा, दो वर्ब को जोड़ देगा। ऐसे होता है। कंजंक्शन जोड़ सकता है लेकिन चाहकर भी एक नाउन और एक एडजेक्टिव को नहीं जोड़ सकता, एक एडजेक्टिव और एक वर्ब को नहीं जोड़ सकता। अच्छा, एडजेक्टिव वर्ब तो छोड़ो, वर्ब में भी V1 और V3 को नहीं जोड़ सकता। दो सेम को ही जोड़ेगा। V1 है तो उसके साथ V1 ही जुड़ेगी, V1 ing है तो उसके साथ V1 ing जुड़ेगी, और V3 है तो उसके साथ V3 जुड़ेगी। कंजंक्शन जोड़ सकते हैं पर कंजंक्शन जोड़ते दो सेम चीजों को है। ये हमारा एक बेसिक रूल है जो हमने पहले किया था। इसी बेसिक रूल की वजह से ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सही है और जो यहां पर लिखा हुआ है वो गलत है। ये सही क्यों है? क्योंकि इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, सिंगिंग यहां पर मेन वर्ब है और डांसिंग भी यहां पर मेन वर्ब है, और V1 प्लस ing है, ऐसे कह सकते हैं, V1 प्लस ing है। तो V1 प्लस ing और V1 प्लस ing आपस में एंड लगाकर जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये डांसिंग जो है ये मेन V1 प्लस ing है। लेकिन यहां पर ये इज मेन वर्ब है और ये स्टूपिड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि मैंने ये क्या कर दिया
तो आपको स्टार्टिंग के सेशंस देखने चाहिए। आई रियली रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग वाले 5-10 सेशंस नहीं देखे हैं तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे जितने क्वेश्चन आएंगे उतने इन सब से मिलाकर भी नहीं आएंगे। 27 से पहले जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही क्वेश्चन 27 के बाद जितने भी हम करेंगे उन सब से मिलाकर आएंगे। स्टार्टिंग के सेशंस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है आपका बेस तैयार करने के लिए। राम इज स्टूपिड में स्टूपिड होना राम के बारे में अधिक जानकारी है। स्टूपिड होना राम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसलिए स्टूपिड एडजेक्टिव है। क्योंकि स्टूपिड एडजेक्टिव है, इज को कोई मेन वर्ब मिला नहीं, इसलिए इज खुद मेन वर्ब बनता है। इज, एम आर, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होते हैं। जब कोई और मेन वर्ब होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जब कोई और मेन वर्ब नहीं होता तो ये खुद मेन वर्ब बन जाते हैं। ये सब कुछ हमने पहले पढ़ रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं। सारा डिटेल में समझाया हुआ है मैंने आपको, ये स्टार्टिंग के तीसरे पता नहीं चौथे सेशन में समझाया था। यस, तो ऊपर इज हेल्पिंग वर्ब है, नीचे इज मेन वर्ब है, यहां पे डांसिंग V1 ING है, यहां पे स्टूपिड एडजेक्टिव है। तो आपने क्या कर दिया बेसिकली, ये जो डांसिंग था ये V1 ING था और ये जो स्टूपिड था ये एडजेक्टिव था, और आपने एंड लगाकर एक V1 ING और एक एडजेक्टिव को जोड़ने की कोशिश कर ली, जो कि सरासर गलत है। तो क्या करें, ये कैसे जुड़ेगा, राम इज डांसिंग एंड इज स्टूपिड लगाना पड़ेगा, इज दोबारा से लगाना पड़ेगा। और सही बात तो यह राम इज डांसिंग एंड ही इज स्टूपिड लगाना पड़ेगा। अकेले इज से भी बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी अकेले इससे, क्योंकि ये वाला इज और ये वाला इज अलग अलग चीजें हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। इसलिए राम इज डांसिंग एंड ही इज स्टूपिड कर दो, चाहे राम इज डांसिंग एंड राम इज स्टूपिड कर दो, दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन पूरा पूरा सेंटेंस ही आपको फिर से लिखना पड़ेगा। यस, तो ये पहला रूल था कंजंक्शंस का, बेसिक रूल, जो क्या कहता है कि दो सेम चीजों को जोड़ता है कंजंक्शन। अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर आपको नहीं याद है तो लिख लें कॉपी में कि कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को, दो एडवर्ब को, दो वर्ब को, ऐसे ही जोड़ सकता है। इवन वर्ब के अंदर भी स्पेसिफिक वर्ब फॉर्म्स को और एडजेक्टिव के अंदर भी दो कंपैरेटिव डिग्री, दो सुपरलेटिव डिग्री ऐसे जोड़ सकता है। यस, आई होप समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द गार्डन, और एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, राम इज डांसिंग ब्यूटीफुली इन द गार्डन। इन दोनों सेंटेंस को एंड लगा के जोड़िए भाई। राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन दी गार्डन और राम इज डांसिंग ब्यूटीफुली इन दी गार्डन, ये दो सेंटेंस है आपके सामने, इन दोनों को एंड लगाकर आपको जोड़ना है। कैसे जुड़ेंगे, देखो कॉमन लेना आता होगा ना आपको मैथ्स में। मैथ्स में क्या बोलते हैं हम, ए बी प्लस सी बी होता है अगर, तो बी को हम कॉमन ले लेते हैं और ए प्लस सी कर देते हैं। ऐसा मैथ्स में आपने किया होगा, है ना, कि ए बी प्लस सी बी होता है तो बी को कॉमन ले लेते हैं और ए प्लस सी कर देते हैं कॉमन लेके, ऐसे होता है ना। वैसे ही इंग्लिश में भी कॉमन लेते हैं। कंजंक्शन जो है आपका वो आपका प्लस का साइन है, ऐसे समझ लो, है ना। तो ये एंड प्लस का साइन है, कॉमन लेना है। पर इंग्लिश मैथ में तो देखो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश में फर्क पड़ता है। इसलिए इंग्लिश में आगे वाले आगे कॉमन आते हैं और पीछे वाले पीछे कॉमन जाते हैं। क्या, आगे वाले आगे कॉमन, पीछे वाले पीछे कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में सेम होंगे, जो सेम होंगे वो बाहर आ जाएंगे। क्या, यही रूल है, जो सेम होंगे वो बाहर। रूल क्या है, जो सेम है वो बाहर और जो अलग है वो अंदर। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आसान करने के लिए ये तरीका अच्छा है। जो सेम है वो बाहर, मतलब क्या हुआ जी, राम इज सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, तो राम इज बाहर आ गया जी, ये ब्रैकेट लग गया। अब इन दी गार्डन सेम है क्या, देखो जरा, तो ये पीछे कॉमन आएगा।
लेकिन बीच में क्या है, सिंगिंग अ सॉन्ग और डांसिंग ब्यूटीफुली, ये दोनों अलग है कि नहीं है, अलग है, तो अंदर आएंगे। अंदर आएंगे मतलब आप इमेजिनरी ब्रैकेट बना लेना एक, ये ब्रैकेट्स बनाने आपको बहुत हेल्प करेगा। आप जब नॉर्मली पढ़ते भी हैं तो भी आप एक थोड़ा सा ब्रैकेट अगर बना लेंगे खुद से कि कंजंक्शन जोड़ किस किस को रहा है, तो आप बहुत कुछ सीखने लगेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग एंड, ये वाला एंड आ गया ना अपना, सिंगिंग अ सॉन्ग तो ऊपर वाले का हो गया, फिर नीचे वाले का क्या आ जाएगा, डांसिंग ब्यूटीफुली, ये नीचे वाले का हो गया। यहां पे हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया, और पीछे कॉमन हमने क्या लिया है, इन दी गार्डन। ये ब्रैकेट ऐसे लगते नहीं है, मैंने आपको सिखाने के लिए लगाए हैं। तो रामेज आगे कॉमन ले लिया, इन द गार्डन पीछे कॉमन ले लिया, बीच वाले अलग बचे तो अलग को अंदर रख दिया, कॉमन जो है वो बाहर, जो सेम है वो बाहर, जो कॉमन है या सेम है वो बाहर आ गए, दोनों तरफ देखो, और जो अलग है वो अंदर रह गई। तो सिंगिंग अ सॉन्ग एंड डांसिंग ब्यूटीफुली, ये कॉमन जो चीज थी वो बाहर आ गई, और जो अलग चीज थी वो अंदर रह गई, और अलग को हमने एंड से जोड़ दिया। ठीक है जी। तो ये एक दूसरा रूल है, बेसिक दूसरा रूल हम कह सकते हैं कि जो चीज कॉमन होती है, जो चीज सेम होती है, उसको हमें बाहर कर देना है, और जो चीज अलग होती है उसको हमें अंदर रख लेना है। बेसिकली कंजंक्शन के अंदर छोटे से छोटा सेंटेंस बनाना है। छोटा सेंटेंस कब बनेगा, जब आप रिपीटिशन नहीं करोगे, सेम जो शब्द आ रहे हैं उसको बार बार नहीं लिखोगे। यस। इसमें अब एक बढ़िया प्रश्न पूछने वाला क्या है, 1 मिनट पहले मैंने आपको क्या बोला था कि कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है, ये बोला था। यहां पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं एंड किसको जोड़ रहा है, तो जिस बच्चे को आती नहीं होगी वो क्या बोलेगा कि सर एंड तो सॉन्ग और डांसिंग। भाई एंड किसके, एंड राम एंड श्याम किसको जोड़ रहा है, तो राम को और श्याम को। यहां पे क्या क्या है, सॉन्ग है और डांसिंग है। तो अगर मैं पूछूं कि एंड किसको जोड़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सॉन्ग को और डांसिंग को। पर ऐसा नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, और ये अक्सर बच्चों की गलती होती है। अगर इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि एंड किसको जोड़ रहा है, तो एंड सिंगिंग अ सॉन्ग, गौर फरमाना, ये देखो, सिंगिंग अ सॉन्ग और डांसिंग ब्यूटीफुली, इसको जोड़ रहा है। एंड सॉन्ग और डांसिंग को नहीं जोड़ रहा, एंड इस पूरे फ्रेज को इस पूरे फ्रेज के साथ जोड़ रहा है, इस सेंटेंस के हिस्से को इस सेंटेंस के हिस्से के साथ जोड़ रहा है। और जो पहले वाला रूल है, ये वाला, अगर दो शब्द होंगे, सुन रहे हैं क्या, अगर दो शब्द होंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो शब्द ही है, दो ही शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शब्दों के गुच्छे होंगे, तो जो इनका पहले वाला है, जो इनका फर्स्ट है, वो सेम होना चाहिए। यहां पे भी V1 ING है और यहां पे भी V1 ING है, ये सही है। तो आपको क्या देखना है, एक तो कंजंक्शन जोड़ किसको रहा है। अगर कंजंक्शन शब्दों के गुच्छे को जोड़ रहा है, तो जो जो गुच्छे के अंदर अलग है वही रहेगा, जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल देना है। और बाहर निकालने के बाद जो गुच्छे दो बचे जिनको कंजंक्शन जोड़ रहा है, उनका पहला शब्द सेम होना चाहिए, ना कि एंड के या कंजंक्शन के दोनों आसपास वाले सेम होने चाहिए। क्योंकि कंजंक्शन का जो रूल है वो फिक्स है, ऐसे नहीं है कि पहले वाले रूल में तो हमने बता दिया सेम को जोड़ता है, यहां पे हमने बदल दिया कि नहीं जी यहां तो सेम को नहीं जोड़ रहा, ऐसा नहीं है। यहां पे भी सेम को जोड़ेगा, सिंगिंग अ सॉन्ग और डांसिंग ब्यूटीफुली को जोड़ रहा है। अब ये बातें कुछ को समझ में आई होगी, कुछ को पहले से आती होंगी क्योंकि स्टार्टिंग वाले सेशन देते थे, और कुछ को अभी तक नहीं आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली क्लास खत्म होने दो, इस क्लास में अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अगर फिर भी 1% ना समझ में आए तो इस क्लास को एक बारी और दोबारा से स्टार्टिंग से देख लेना, पहले के 10-15 मिनट एकदम क्लियर हो जाएगा। यस, फिर भी नहीं आए तो कमेंट करना, आपने बात करेंगे। तो राम इज कॉमन चीज बाहर, इन द गार्डन कॉमन चीज बाहर, जो चीज अलग है सिंगिंग अ सॉन्ग और डांसिंग ब्यूटीफुली, ये दोनों अंदर। इन दोनों को मिलाकर एंड जोड़ रहा है, और दोनों की शुरुआत सेम चीज से होनी चाहिए क्योंकि कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारे बेसिक रूल्स थे, और इन बेसिक रूल्स के बाद इनको मिलाकर हमारा रूल नंबर 1 बन रहा है यहां पर कंजंक्शन का। रूल नंबर 1 के और भी क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए, लेकिन अभी रूल सिखाने के लिए आपको पहले ये 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने। इन 2 सेंटेंसेस को आप पढ़ें और इनमें गलती ढूंढने की कोशिश करें।
दोनों सेंटेंस आराम से पढ़ो और देखो कि क्या गलती है। पहले तो ये देखो कि कंजंक्शन कौन से हैं। सबसे पहले ये देखो कंजंक्शन कौन से है। कंजंक्शन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नॉट ओनली बट आल्सो है ये कंजंक्शन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइदर नॉर आइदर, और पिछली क्लास में हमने जितने पढ़े ना ये लास्ट वाले, एज वेल एज पढ़ा था, इन एडिशन टू, लास्ट के 2 रूल जितने भी पढ़े पिछली क्लास में वो सारे कंजंक्शन ही थे। एंड बट तो आप जानते हो, पर बाकी वाले सारे भी कंजंक्शन ही थे। तो ये कंजंक्शन हो गए, ठीक है जी। अब इन कंजंक्शंस ये जोड़ किस किस को रहे हैं ये देखो, किस किस को जोड़ रहे हैं ये, और वहां पे कोई गलती है क्या ये देख लो। फिर बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या गलती नजर आ रही है आपको? आपका दिल क्या कह रहा है? हो सकता है ना स्ट्राइक करे, कोई बात नहीं। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त रूल है, अक्सर स्टूडेंट्स के ऊपर से चला जाता है, पर इतना आसान है कि जाना नहीं चाहिए। और पेपर में क्वेश्चन भी एक आधा तो आ ही जाता है। ध्यान से सुनना, इसी रूल का क्वेश्चन आएगा। नॉट ओनली और बट ऑल्सो कंजंक्शन है। कंजंक्शन से रिलेटेड आप 2 रूल तो मैंने आपको बता दिए। पहला रूल आपको क्या बताया, इसका पहला हिस्सा आप कर सकते हो कि कंजंक्शन 2 सेम चीजों को जोड़ते हैं, ये पहला रूल बता दिया। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज कॉमन है वो बाहर और जो चीज अलग है वो अंदर, ये भी रूल बता दिया। इन्हीं दोनों को यूज करके एक इसका तीसरा पार्ट भी आप बना सकते हो, है ना। ये एक तरीका है, सीखने का तरीका है। अलग अलग लैंग्वेज में सेम ही बात करूंगा मैं, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग बोलता हूं ताकि आपको जो पसंद आए, जैसे पसंद आए आप वैसे समझ लेना। कि कंजंक्शन, ध्यान से सुनना जी, कंजंक्शन जिसके लिए आते हैं, जिसके लिए आते हैं उसी के आगे लगते हैं। कंजंक्शन जिसके लिए आते हैं उसी के आगे लगते हैं, ये रूल है जो आपको लिखना है। लेकिन रूल लिखने से थोड़ी कुछ होता है, समझ में भी तो आना चाहिए कि कहां लगाना है, कैसे लगाना है। तो रूल क्या है जी, ये तीनों ही बातें ना, ये एक कान ऐसे पकड़ा हुआ है, एक कान ऐसे पकड़ा हुआ है, एक और तरीके से, 2 ही हाथ है 2 ही, लेकिन एक और तरीके से पकड़ लो, सेम ही चीज बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। चाहे आप बोल दो 2 सेम चीजों को जोड़ते हैं, चाहे आप बोल दो कॉमन को बाहर करो अलग को अंदर करो, चाहे आप बोल दो कि कंजंक्शन जिसके लिए आते हैं उसी के आगे लगते हैं। हिंदी लिखी थोड़ी सुंदर नहीं हुई है, आप अपने आप से लिख लीजिएगा। पहला सेंटेंस देखो, अभी 1 मिनट के लिए लिखना बंद कर दो, ये दोनों सुनना, फिर लिखने का टाइम दे दूंगा। बहुत टाइम है अपने पास, टाइम की कोई कमी नहीं है, सिर्फ सुनने पे फोकस करना। वी हैव नॉट ओनली विजिटेड अजमेर बट ऑल्सो पुष्कर, ये लिखा हुआ है जी। मैं तीनों तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले ऊपर वाला तरीका लो, 2 सेम चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है जी। कंजंक्शन क्या क्या है जी, नॉट ओनली कंजंक्शन है और बट ऑल्सो कंजंक्शन है। जोड़ किसको रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं कि हम ना केवल अजमेर गए थे पर पुष्कर भी गए थे, यही कहना चाहते हैं। गए तो थे, अजमेर गए थे और पुष्कर गए थे, ये बोलना चाहते हैं। विजिट का मतलब गए थे कर लेते हैं। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो जोड़ किसको रहे हैं, नॉट ओनली के बाद क्या लिखा हुआ है जी, अगर मैं यहां पे ऐसे ब्रैकेट बना दूं तो सही है क्या भाई, ये येलो डब्बे जो बनाए थे वो ब्रैकेट बना दिए मैंने, कोई फर्क नहीं है। अब क्या वो 2 सेम चीजों को जोड़ रहे हैं? विजिटेड क्या है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अजमेर क्या है, नाउन है। पुष्कर क्या है, नाउन है। नाउन है मतलब जगह का नाम है, और वर्ब है विजिट करना। तो अगर आप इस सेंटेंस को ढंग से देखोगे तो ये 2 चीजों को कंजंक्शन जोड़ रहा है। क्या एक वर्ब, मैंने क्या बोला आपको, पहला वर्ड जो है वो मैच करना चाहिए, ये V1 ING, ये भी V1 ING। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन 2 सेम चीजों को जोड़ते हैं। तो हम यहां पर 2 सेम चीजों को लेके चल रहे हैं कि यहां पर नॉट ओनली पहले तो V2 है, लेकिन यहां पे बट ऑल्सो पुष्कर नाउन है। एक तो वर्ब है, एक नाउन है, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ये गलत है। गलत क्या है
कि अब ये V2 हटाओ या वो नाउन हटाओ, नाउन हटाओगे कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो तो कर नहीं सकते। तो V2 हटाओ, V2 हटा के कहां लेके जाएं, क्या करें कि अजमेर नाउन है, पुष्कर नाउन है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर मैं इस विजिटेड को यहां से हटा के यहां लगा दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं विजिटेड को हटाकर वहां से उठाकर नॉट ओनली के पहले लगा दूं, तो बात बन जाएगी क्या? कैसे बात बन जाएगी? विजिटेड यहां से उड़ गया, नॉट ओनली के पीछे अजमेर बट ऑल्सो के पीछे पुष्कर, बात बन गई। नाउन नाउन दो सेम चीजों को जोड़ रहे हैं। हाँ जी। दूसरा तरीका पकड़ो, कॉमन चीज को बाहर करो, अलग चीज को अंदर करो। एक बात बताओ, हमने विजिट तो दोनों चीजों को किया ना, हमने विजिट अजमेर को भी किया और हमने विजिट पुष्कर को भी किया। जब विजिट दोनों को किया तो विजिट करने का काम दोनों के लिए क्या है? कॉमन है या अलग है? विजिट अगर दोनों जगह को किया है तो विजिट करने का काम कॉमन है, सेम है दोनों के लिए। तो जो चीज सेम है वो क्या होती है? बाहर आ जाती है। तो बाहर निकाल दो, ये लो, बाहर निकालते ही क्या हो गया? सही हो गया। सेम ही काम कर रहे हैं, तरीका सोचने का अलग है। तीसरा ले लो, तीसरा क्या कह रहा है जी? कंजंक्शन जिसके लिए आते हैं उसी के आगे लगते हैं। ये तीसरे वाले में ना कभी कभी झोल हो जाता है, वो जब होएगा तब बात करेंगे। ये झोल कैसे हो जाता है कि कभी कभी कंजंक्शन आगे आते ही नहीं है, पीछे आ जाते हैं, है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो ये रूल जो है, ये तीसरा जो रूल जो है, ये आप थोड़ा सा बस ऐसे लिख लेना वहां पर, जब भी आप लिखो कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब के लिए लागू होता है ये, है ना। कॉमन एंड के लिए ये लागू नहीं हो सकता, तो धोखा नहीं हो जाए आपको कहीं। ये किसके लिए लागू होता है? नाइदर नॉर हो गया, या आइदर और हो गया, या नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, ये सब जो होते हैं इनके लिए ये लागू होता है। पर यहां पे अपने लागू हो रहा है, इसलिए मैं ये करके दिखा देता हूं कि जिसके लिए आते हैं उसी के आगे लगते हैं। हाँ जी, किसके लिए आ रहे हैं जी? भाई हम ना केवल अजमेर गए पर पुष्कर भी गए, यही तो बोलना चाहते हो। तो अजमेर और पुष्कर दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो ना, तो अजमेर और पुष्कर के आगे लगा दो। अजमेर और पुष्कर दो की बात करो, अजमेर के आगे लगाओगे, चाहे नॉट ओनली को यहां से उठा के यहां ले जाओ या विजिटेड को यहां से उठा के यहां ले आओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ले दे के करना वही है कि नॉट ओनली और विजिटेड अपनी जगह बदल लेंगे तो ये सही हो जाएगा। चाहे पहले से देख लो, चाहे दूसरे से देख लो, चाहे तीसरे से देख लो। बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 मिनट का समय और दे रहा हूं, दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में क्या होना चाहिए। देखो यहां पे क्या है, यहां पे अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो यहां से ब्रैकेट जाएगा यहां पे और यहां से ब्रैकेट जाएगा यहां पे, ठीक है जी। अब शी इज नॉट ओनली नॉन फॉर हर डांसिंग स्किल बट ऑल्सो हर डेकोरेटिंग स्किल। शी इज नॉट ओनली नॉन फॉर, नॉन फॉर का मतलब होता है जानी जाती है, नॉन फॉर का क्या मतलब होता है? जानी जाती है। वो ना केवल जानी जाती है उसके नृत्य का, नाचने की कलाओं के लिए, पर वो जानी जाती है उसकी डेकोरेशन कलाओं के लिए भी। तो वो दोनों के लिए प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, जानी जाती है ना, फेमस है, कह सकते हो, नॉन फॉर है। अब एक बात समझो, अगर दो सेम चीजों को जोड़ते हैं, यहाँ पे नॉन आ गया नॉट ओनली के बाद, यहाँ पे हर डेकोरेटिंग आ रहा है, कोई लॉजिक बना क्या? यहाँ पे हर डेकोरेटिंग आ रहा है तो यहाँ पे भी हर डांसिंग करो ना, तो नॉन फोर को बाहर लेके जाना है। अगर कॉमन चीज को बाहर लेके जाना है तो दोनों चीजों के लिए जानी जाती है, वो डांस भी अच्छा करती होगी, डेकोरेट भी अच्छा करती होगी, दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तो दोनों के लिए प्रसिद्ध है तो ये चीज कॉमन होगी दोनों के लिए, तो इसको बाहर कर दो। अगर कंजंक्शन जिसके लिए आते हैं उसी के आगे लगते हैं, तो ना केवल डेकोरेट करने की स्किल बट ऑल्सो डांसिंग स्किल्स, तो ये भी, ये बेसिकली सारी बातों की बात एक ही बन गई क्या, कि ये जो नॉन फोर है इसको यहां से उठा के नॉट ओनली के पहले लाना पड़ेगा, तब जाके बात सही बन जाएगी। कुछ लोगों के मन में आ सकता है, सर ये हर भी तो कॉमन है और ये स्किल्स भी तो कॉमन है, तो मन करेगा उनका ऐसे लिखने का कि शी इज नॉन फॉर हर नॉट ओनली डांसिंग बट ऑल्सो डेकोरेटिंग
स्किल्स, है ना। कुछ लोगों का ऐसा मन कर सकता है, मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं पहले कि सर नॉट ओनली पे डांसिंग आ गया बट ऑल्सो पे डेकोरेटिंग आ गया, बाकी हर आगे कॉमन ले लिया, स्किल्स पीछे कॉमन ले लिया। गलत नहीं है, पर इतना दिल पे नहीं लेना। आप तो दिल पे ही लेके एकदम की एकदम कॉमन निकालूंगा मैं, नहीं, इतना दिल पे नहीं लेना, ये गलती होती है। अब ध्यान से सुनना, ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरे को भी बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यही सच है कि एसएससी के एग्जाम के अंदर सही और गलत ही ऑप्शन आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ एक सही है और बाकी 3 गलत हैं। ऐसा बहुत बार इंग्लिश के अंदर होगा कि एक सही है और दूसरा ज्यादा सही है, तो आपको ज्यादा सही ऑप्शन चुनना होगा। यहां पर वो ज्यादा सही वाली पॉइंट आ जाती है कि ये सही है लेकिन ये गलती नहीं मानते इसको, है ना। नॉन 4 नहीं लगाया, ये बड़ी गलती है, पर इतना डिटेल में जाकर हर को भी बाहर निकालना है और स्किल्स को भी बाहर निकालना है, इतना दिल पे हमें नहीं लेना है। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ है तो बात अलग है, नहीं तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। मेन अगर किसी शब्द की दिक्कत है, कोई वर्ब की दिक्कत है, तो उसको हमें निपटाना है, नहीं तो हमें एक एक छोटी छोटी चीज को आगे पीछे नहीं करना है। यस, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि एसएससी में ऐसा ही होता है, इसलिए हम ऐसे ही पढ़ेंगे। हमेशा ज्यादा सही उत्तर क्या होगा, तो हम बस नॉन 4 को बाहर कर दें, वही हमारे लिए सही उत्तर है। इसलिए हम पीछे कोई भी एरर नहीं निकालेंगे, सिर्फ नॉन 4 में ही एरर निकालेंगे। यस, आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, खुद से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट रूल है। वही रूल है बेसिकली, लिखाया मैंने कुछ है नहीं, पर फिर भी। अब इसी रूल से संबंधित 4 सवाल और हैं। पूरा दिल लगाकर, मैं कोई जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा इस रूल के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। पूरा मन लगाकर चारों सवालों को सॉल्व करें, गलती ढूंढें, आगे पीछे क्या होगा वो देखें, उसके बाद हम करेंगे। 2 मिनट का समय है आपके पास। पूरा मन लगा के, पूरी अवेयरनेस के साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करें, गलती ढूंढने की कोशिश करें। आपके किए बिना कोई फायदा नहीं है क्लास का। कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। पॉज करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आना जरूरी है, सीखना जरूरी है, वीडियो पूरी करना जरूरी नहीं है ना। हमेशा ये ध्यान में रखो कि जो वीडियो आपने सीख लिया, बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ये समझाता हूं कि जो भी चीज आपने पढ़ ली, वो पढ़ी हुई तभी मान्य होगी जब उसका क्वेश्चन अगर 1 महीने बाद आपसे पूछ लिया जाए तो आप कर पाओ, तभी वो मान्य है, नहीं तो आपको नहीं आती, नहीं तो इस क्लास का कोई फायदा नहीं है। यस, तो खुद से करो। पॉज कर लो, अगर नहीं किया है तो मैं आगे बताता हूं। देखो, फर्स्ट देखो, माई फ्रेंड नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस रिलेटेड टू हिज वाइफ्स डेथ। कंजंक्शन क्या है जी? नॉट ओनली बट ऑल्सो। एंड बट ऑल्सो नहीं आएगा, ये एंड गलत लगा हुआ है, बट ऑल्सो अकेला आएगा। माई फ्रेंड नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस रिलेटेड टू हिज वाइफ्स डेथ, ये लिखा हुआ है जी। अब अगर मैं ब्रैकेट मारूं तो स्टॉप्ड कमिंग हेयर, गोइंग टू एनी प्लेस रिलेटेड टू हिज वाइफ डेथ, ये पूरा ही आएगा।
तो ये और ये इन दो चीजों को कंजंक्शन जोड़ रहा है। पहले तरीके से कर लें, सेम चीज है, यहाँ पे स्टॉप्ड है, यहाँ पे गोइंग है, इसका मतलब गोइंग के साथ कमिंग जुड़ रहा है, स्टॉप्ड को आगे आना पड़ेगा। देखते समझ में आपको आ जाना चाहिए था। दूसरे तरीके से लें, बोलना क्या चाह रहा है जी, ना केवल यहां आना बंद किया बल्कि हर उस जगह जाना बंद कर दिया जो उसकी वाइफ की डेथ से रिलेटेड थी। तो यहां आना भी बंद कर दिया और हर उस जगह जाना भी बंद कर दिया। तो आना और जाना दोनों ही बंद किए हैं, तो आना जाना दोनों बंद किए हैं, तो बंद कॉमन हो गया, तो बंद बाहर आ जाएगा। कंजंक्शन आने और जाने के लिए लग रहा है, तो जिसके लिए लग रहा है उसी के आगे लगेगा, तो नॉट ओनली कमिंग के आगे आ जाएगा। बात एक ही है, कैसे भी कर लो, स्टॉप्ड को आगे करना है। आई होप बात समझ में आ रही है। द चिल्ड्रन बिलीव दैट दे कैन नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ये देखो, चिल्ड्रन बिलीव करते हैं कि दे कैन नॉट ओनली लर्न इंग्लिश, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये यहां से हटा के अगर हम देमसेल्व्स तक ले लें, लर्न इंग्लिश बट ऑल्सो प्रैक्टिस इट, ये ठीक है, इतना इतना है ना। तो नॉट ओनली के बाद क्या है, लर्न, क्या है V1, बट ऑल्सो के बाद क्या है, प्रैक्टिस, क्या है V1। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, नहीं सही नहीं है। यहां पर अब क्योंकि और कोई बड़ी गलती नहीं है तो थोड़ी सी और अलग गलती है। क्या हुआ, लर्न इंग्लिश देमसेल्व्स, देमसेल्व्स का मतलब होता है खुद से, देमसेल्व्स का क्या मतलब होता है, खुद से। तो बच्चे ये मानते हैं कि वो ना केवल खुद से इंग्लिश सीख सकते हैं, लर्न इंग्लिश सीख सकते हैं, बल्कि प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे इट को, इट किसके लिए आया, इंग्लिश के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस भी तो खुद से ही करेंगे। ना केवल सीख सकते हैं बल्कि प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से। ये जो खुद से वर्ड है, ये जो देमसेल्व्स वर्ड है, ये दोनों के लिए आ रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए भी आ रहा है और सीखने के लिए भी आ रहा है। यहां पे वर्ब की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो गलती नहीं है तो फिर हम सेकेंडरी मिस्टेक पे जा सकते हैं कि ये जो देमसेल्व्स है एक्चुअल में इसको यहां से उठ के यहां आ जाना चाहिए। क्यों, वहां क्यों जाना चाहिए, अभी तक तो आगे कर रहे थे। अरे भाई, पीछे का कॉमन पीछे जाएगा, देमसेल्व्स पीछे लगता है, तो यहां एक देमसेल्व्स लगाओ, प्रैक्टिस इट के बाद देमसेल्व्स लगाओ, फिर उस देमसेल्व्स को कॉमन लेके पीछे कर दो। तो क्या सही उत्तर बनेगा, द चिल्ड्रन बिलीव दैट दे कैन नॉट ओनली लर्न इंग्लिश बट ऑल्सो प्रैक्टिस इट देमसेल्व्स। तो ये देमसेल्व्स फिर दोनों के लिए आ गया क्योंकि ये पीछे कॉमन आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ई देखो, ही वॉन्ट्स टू आइदर और, तो सिंग अ सॉन्ग, डांस हिज आर्ट आउट। अब देखें जी, सिंग V1, डांस V1, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कुछ कॉमन भी नहीं है, कुछ अलग भी नहीं है, मतलब अलग जो सेम है वो भी है, सारे रूल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो या तो चाहता है, वॉन्ट्स टू आइदर सिंग अ सॉन्ग, या तो गाना गाना चाहता है या फिर नाचना चाहता है। पेपर में गलती से अगर wants to आगे लिखा होता ही either wants to sing, तो फिर हम wants to को उठा के पीछे लेके जाते वापस से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अभी लिखा हुआ है ये एकदम सही है। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एफ, दे आर आइदर और, आइदर और में क्या क्या है जी, थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लॉग और अ वेबसाइट दैट हैज एवरीथिंग इन इट। ये मैंने छोड़ क्यों दिया, जरा गौर फरमाओ, ब्लॉग में भी तो सब कुछ हो सकता है। वो सोच रहे हैं एक ब्लॉग बनाने की जिसमें सब कुछ है, या तो ब्लॉग बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे, जिसमें सब कुछ है ये दोनों के लिए कॉमन है। ब्लॉग में भी सब कुछ होगा अगर वो बनाएंगे तो, या फिर वेबसाइट में भी सब कुछ होगा अगर वो बनाएंगे तो। आई होप आप समझ में आ रहा है। अगर ऐसे मैं लिखता हूं तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि यहां पे तो आर्टिकल और नाउन है, और यहां पे ये आर्टिकल और नाउन है, और ये जो इतनी कहानी है कि वो बनाने का सोच रहे हैं, ये वो बनाने का सोच रहे हैं ब्लॉग को भी और वेबसाइट को भी, या तो ब्लॉग को या वेबसाइट को, क्योंकि दोनों के लिए बनाने का सोच रहे हैं तो बनाने का सोचना बाहर आ जाएगा, और वैसे भी सेम चीज करोगे तो ए नाउन बाहर आ जाएगा। तो थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग यहां पर आ जाएगा कि दे आर थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग आइदर अ ब्लॉग और अ वेबसाइट दैट हैज एवरीथिंग इन इट। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आई होप अब तक तो आपको एकदम क्लैरिटी आ गई होगी कि ये एक सवाल कैसे करने हैं। एक्सरसाइज वाली क्लास में हम और ज्यादा पढ़ेंगे इसको, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। पर ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में, मेंस में तो डेफिनेटली 100% चांस रहते हैं कि पूछा जाएगा। जो आपका टीयर 1 है उसमें पूछा जा भी सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। यस, आगे आते हैं जी रूल नंबर 2 पे। अनटिल और अनलेस के बीच में चूज करना है। फटाफट से देखें, चूज करें। पूरा दिमाग लगाएं। 6 सेंटेंस में अनटिल आएगा या अनलेस आएगा, आपका दिल क्या कहता है, ये चूज करें। सॉरी, हर एक सेंटेंस में चूज करें अनटिल या अनलेस में से कोई एक। काफियों ने कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करें। देखो अनटिल और अनलेस का लॉजिक क्या है। अनटिल जो होता है उसका मतलब होता है जब तक। क्या मतलब होता है? जब तक डॉट 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 नहीं। क्या बोला मैंने? जब तक डॉट 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 नहीं। और अनलेस का मतलब होता है अगर डॉट 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 नहीं। आपको अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा, है ना। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट तरीके हैं सिखाने के। बहुत 6-7 साल हो गए मेरे को इंग्लिश पढ़ाते हुए। पहले नॉर्मल जैसे टीचर सिखाते हैं वैसे ही सिखाता था, फिर धीरे धीरे तरीके आते गए ताकि जिससे बेस्ट समझ में आए और आसानी से क्वेश्चन हो पाए, है ना। तो अनटिल का मतलब होता है जब तक डॉट 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 नहीं, और अनलेस का मतलब होता है अगर डॉट 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 नहीं। वैसे बात करें तो अनटिल जो है वो टाइम के लिए आता है और अनलेस जो है वो कंडीशन के लिए आता है। पर कंडीशन और टाइम याद रखोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हिंदी याद रखो, मस्त रहोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ जी, बोर्ड पर आए। क्या मतलब है इस डॉट 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 नहीं का? पहले तो ये देखो, डॉट 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 नहीं का मतलब होता है कि अनटिल और अनलेस में नेगेटिविटी, अनटिल और अनलेस में नॉट या फिर नेगेटिविटी अंतर्निहित है, ऑलरेडी अंदर ही है। तो अनटिल और अनलेस के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अनटिल या अनलेस के बाद, 2L की जरूरत नहीं है, के बाद नॉट नहीं आता। क्या? अनटिल और अनलेस के बाद नॉट नहीं आता। क्यों नहीं आता? अनटिल अनलेस में ऑटोमेटिक नॉट फिट ही है, आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बोथ के बाद नॉट नहीं आता, वैसे अनटिल और अनलेस के बाद भी नॉट नहीं आता, जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक अंदर फिट है नॉट। तो वो नहीं मतलब के अंदर ही उसके नहीं आ ही जाता है। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई। हालांकि एक रूल और होता है, वो मैं अभी कराना नहीं चाहता, विल भी नहीं आता, है ना। विल भी नहीं आता, पर वो कैसे नहीं आता उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, वो अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम कंजंक्शंस कर रहे हैं इसलिए। तो विल वाली बात जो है वो हम बाद में देखेंगे, अभी आप नॉट वाली बात एकदम पक्की करके रखो। वर्क हार्ड अनटिल या अनलेस यू वांट टू फेल। अब जी इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको जो अनटिल या अनलेस से पहले लिखा हुआ है वर्क हार्ड, इस पे कोई फोकस नहीं करना।
अनटिल एंड अनलेस जो है वो लगता उसके बाद वाले के लिए है। किसके लिए? उसके बाद वाले के लिए। तो उसके बाद वाले में दोनों फिट करके देख लो। जब तक नहीं फिट हो जाए तो अनटिल लगा दो, और अगर नहीं फिट हो जाए तो अनलेस लगा लो। तो कहना क्या चाहता है जी? मेहनत करो। ठीक है जी, कर लेंगे। अगर फेल होना नहीं चाहते, या जब तक फेल होना नहीं चाहते। अब आप कहोगे सर ये नहीं कहां से ला रहे हो? अरे भाई नहीं इसके मीनिंग में ही है। यू वॉन्ट टू फेल की हिंदी क्या होती है? फेल होना चाहते हो। यू वॉन्ट टू फेल की हिंदी क्या होती है? तुम फेल होना चाहते हो, यही तो होती है हिंदी। तो नहीं कहां से आ गया? दोनों के मीनिंग में नहीं है, तो मैंने नहीं कर दिया, तुम फेल होना नहीं चाहते। अब अनटिल या अनलेस इनमें से चूज करना हो तो या तो मैं जब तक लगा के सही बना दूंगा, या मैं अगर लगा के सही बना दूंगा। तो आपको हिंदी तो आती है, देख लो। मेहनत करो अगर फेल होना नहीं चाहते, या मेहनत करो जब तक फेल होना नहीं चाहते। क्या आएगा भाई? ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है, अगर फेल होना नहीं चाहते आएगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी होगा एक दिन होएगा जिस दिन फेल होने का मन करेगा आपका। तो क्या आ जाएगा? अनलेस आ जाएगा। क्लियर है कि मेहनत करो अगर फेल होना नहीं चाहते, अगर नहीं। ये अनलेस का मतलब क्या है कि यहां पर तो अगर लग जाए और यहां पर नहीं लग जाए, इसीलिए वो बीच में डॉट 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 लगाया है, ताकि बीच में एक दो शब्द और आएंगे। क्लियर है जी? दूसरा बताओ। अब 9 बजा दिए इन्होंने, तो 9 AM 9 बजे हैं, तो 9 में भी नहीं तो लगाना ही है। 9 है ये लिखा हुआ है यहां पे। तो अगर 9 नहीं बजते, या जब तक 9 नहीं बजते, तो वेट हेयर, यहां रुको जब तक 9 नहीं बजते, या अगर 9 नहीं बजते। अगर का कोई लॉजिक ही नहीं है, 9 तो बजेंगे बजेंगे, तुम्हारे कहने से तो रुक नहीं रहे। तो जब तक 9 नहीं बजते, इसलिए क्या आएगा? अनटिल आ जाएगा, कि जब तक 9 नहीं बजते ना तब तक वेट करो। ये तो तुम्हारा जो इंग्लिश का तरीका होता है ना, कि ये टाइम के लिए आता है सर, ये कंडीशन के लिए आता है, ये ठीक है। तीसरे वाले में ये तरीका फेल हो जाता है, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो तरीका पढ़ाना छोड़ दिया। आई कम बैक, लोगों को लगता है ये कंडीशन है सर, कंडीशन है ना, मैं वापस आऊंगा, तो ये कंडीशन होगी। पर नहीं, ये कंडीशन नहीं है। यहां रुको अगर मैं नहीं आता, या जब तक मैं नहीं आता। सोच के देखो, यहां रुको अगर मैं नहीं आता, तुम तो आओगे नहीं, मैं तो यहीं रुका रह जाऊंगा। भाई अगर मैं नहीं आता क्या होता है? जब तक नहीं आता रुको तो समझ में आता है कि तुम आओगे, उसके बाद हम साथ में चलेंगे, ये तो बात क्लियर है। पर अगर मैं नहीं आता तो तुम नहीं आओगे, तो मैं तो यहीं रह जाऊंगा ना। तो ऐसा नहीं बोलते होते किसी को, जब तक मैं नहीं आता बोलेंगे, इसलिए जब तक के लिए अनटिल लगाएंगे। है ये कंडीशन, पर ये एक्चुअली टाइम पॉइंट के लिए आ रहा है, समय बिंदु के लिए आ रहा है, कि तुम 9 बजे अगर आने होते तो चाहे 9 बजे कह दो या तुम आना कह दो, बात एक ही है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आ रहा है, कंडीशन के लिए नहीं आ रहा। तो जब तक मैं नहीं आता इंतजार करो। क्लियर है जी? यू कांट स्टॉप, तुम रुक नहीं सकते। कांट स्टॉप, कांट को मैं कैन नॉट लिख दूं? ये इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा है नीचे? अनटिल अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, ये तो नॉट आ गया, गलत है? नहीं, सही है। क्यों सही है? अनटिल अनलेस के, अनटिल अनलेस के बोलो, अनटिल अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, पहले नहीं आता, ये कहां पे लिखा हुआ है? पहले तो आ ही सकता है, बाद में नहीं आता। यहां पे नॉट लगा होता ना कहीं पे, तो गलत होता। बात समझ में आ रही है जी? तो यू कांट स्टॉप, तुम रुक नहीं सकते। अगर लाइसेंस एक्सपायर नहीं होता, लाइसेंस एक्सपायर, अगर लाइसेंस एक्सपायर नहीं होता तो तुम रुक नहीं सकते, या जब तक लाइसेंस एक्सपायर नहीं होता तुम रुक नहीं सकते। अगर नहीं होता का क्या लॉजिक है? लाइसेंस तो होएगा ही, भाई लाइसेंस की लिमिट है, लाइसेंस तो एक दिन एक्सपायर होएगा ही होएगा। तो अगर लाइसेंस एक्सपायर नहीं होता का क्या लॉजिक है? जब तक नहीं होता तब तक नहीं रोक सकते, तब तक गाड़ी चलानी है भाई। तो जब तक नहीं होता के लिए क्या लिखोगे? अनटिल लिखोगे। बहुत ही मतलब है ना, बारीक सी चीज है, लेकिन ये बढ़िया तरीका मिल गया मेरे को। ये ऐसे करोगे ना तो गलती नहीं होती बिल्कुल भी। जब तक और अगर, आपने और कोई तरीके कहीं से भी सीखे हो तो उसको भूल जाएं, बस यही एक तरीका है अनटिल अनलेस निकालने का। स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद कर दो। डैश इट इज रियली पेनिंग, अगर सच में, रियली मतलब सच में, अगर सच में दर्द नहीं हो रहा तो रोना बंद कर दो, या जब तक सच में दर्द नहीं हो रहा रोना बंद कर दो। जब तक बोलोगे कि अभी तो दर्द हुआ ही नहीं है, अभी तो देख तू मैं मारता हूं तेरे को, तो जब तक नहीं बोल सकते।
आप क्या बोलोगे, अगर दर्द नहीं हो रहा ना तो रो मत प्लीज। तो क्या अगर के लिए क्या लगा दोगे, अनलेस लगा दोगे। यस, तो स्टॉप क्राइंग अनलेस इट इज रियली पेनिंग, अगर सही में दर्द नहीं हो रहा तो रोना बंद कर दे प्लीज, नौटंकी मत काटो। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। अगला देखो, कम, आ जाओ। अगर यू हैव समवेयर टू गो, तुम्हें कहीं जाना है। अगर कहीं नहीं जाना, नहीं कहां से आ गया, नहीं फिट था ऑलरेडी। अगर कहीं नहीं जाना तो आ जाओ, या जब तक कहीं नहीं जाना तो आ जाओ। अब यहां पे दोनों ही बीच में से अटक गए कि जब तक नहीं जाना तब तक ही आ जाओ, भी कोई बात नहीं, 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर बोल रहे हैं कि अगर कहीं नहीं जाना तो यहां आ जाओ, ये बोलना चाहते हैं। आप अपना डबल दिमाग मत लगाना कि सर तब तक ये आ जाए, कोई बात नहीं, आधा घंटे ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कहीं नहीं जाना तो आ जाओ, तो कम अनलेस यू हैव समवेयर टू गो। कॉमन सेंस का इस्तेमाल जरूर करें रूल के साथ साथ। यस, तो ये अनटिल और अनलेस का रूल है, बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि अनटिल का मतलब होता है जब तक डॉट 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 नहीं, और अनलेस का मतलब होता है अगर डॉट 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 नहीं। और एक चीज और लिख लीजिएगा कि अनटिल और अनलेस के बाद में नॉट नहीं आता। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, अनटिल का एक छोटा भाई भी है टिल। टिल में शायद 2 टेल आते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, पर ये टिल और अनटिल बात एक ही है ना। अनटिल में एक ही एल आता है, टिल में 2 एल आते हैं। तो अनटिल और टिल, नहीं टिल में भी एक ही एल आता है, गलती कर रहा हूं मैं बार बार। टिल और अनटिल दोनों ही एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता, एकदम डिट्टो सेम है। यस, आगे आ जाएं जी। रूल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट रूल अगेन। इन चारों सवालों को करने की कोशिश करें, गलती ढूंढें। एक इंपॉर्टेंट रूल है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चारों सेंटेंसेस को पढ़ें और देखें कि कहां आपको गलती नजर आ रही है। कुछ लोगों ने कर लिया होगा, अगर आपको अभी भी समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। इस रूल के अंदर हम दो और दो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, दो और ऑल दो की। अक्सर मैं क्लास में पूछता हूं कि दो ऑल दो, बच्चे बोलते चाल, वो वाला दो ऑल दो नहीं है। दो ऑल दो जो है, ये दो शब्द दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों भाई शब्द हैं, एकदम जुड़वा भाई हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, हालांकि कह दो, ये हालांकि देख लेना थोड़ा, या हिंदी में यद्यपि जिसको बोलते हैं, है ना। हालांकि या यद्यपि जिसको हम कहते हैं कि हालांकि वो बीमार है फिर भी क्लास आई है, हालांकि उसने मेहनत नहीं की फिर भी सिलेक्शन हो गया, है ना। हालांकि उसे सब आता था फिर भी पेपर में नहीं कर पाई। तो ये सब क्या है, हालांकि या यद्यपि जो आपको बोलना होता है वो आप कैसे बोल सकते हो, दो या ऑल दो से। कैसे बोल सकते हो, दो या ऑल दो से। और दो या ऑल दो, ये जो दोनों ही शब्द हैं, दो ऑल दो, इन दोनों का जो जोड़ा है या तो वो बनता है येट के साथ, और या वो बनता है कॉमे के साथ। क्या, या तो येट या कॉमा। जैसे आइदर का और के साथ जोड़ा है, नाइदर का नॉर के साथ, नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ, बिल्कुल वैसा ही दो का जोड़ा येट या कॉमे के साथ है। कॉमा पेपर में लग के आता नहीं, तो या तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सही है, या फिर येट लिखा हुआ है तो सही है। इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ आएगा तो वो गलत माना जाएगा। फर्स्ट देखो,
ऑल्दो आई हैड वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत की थी फिर भी मैं पास नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। पेपर में अक्सर ये कॉमा नहीं भी लग के आएगा, कॉमे की गलती को गलती नहीं मानेंगे, पंचुएशन एरर्स को एरर नहीं माना जाता है। दो शी इज स्टूपिड बट शी पास्ड, ना ना, बट नहीं हो सकता, बट है ही नहीं। दो अल्दो का जोड़ा ही येट या कॉमा है, या तो बट हटाई दो तो ठीक है, अगर लगाना ही है कुछ तो आपको येट लगाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पेपर में भी बट लग के आ सकता है, आपको वो हटाना पड़ेगा। यस, दो आई एम इंटेलिजेंट येट आई डोंट वर्क हार्ड, बिल्कुल ठीक है। हालांकि मैं इंटेलिजेंट हूं फिर भी मैं मेहनत नहीं करता, ऐसे बहुत ही बच्चे देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो आई एम सैड बट, ना ना ना, बट नहीं आएगा, या तो कुछ मत लगाओ या फिर येट लगाओ। मैं दुखी हूं फिर भी मेहनत करूंगा, ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं कि कोई बात नहीं ब्रेकअप हो गया तो फिर भी पढ़ाई करेंगे। दो आई एम सैड येट आई विल स्टडी। तो आपने सीखा क्या कि दो के बाद येट या कॉमा आता है। अब एक छोटी सी बारीक सी बात और है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता देता हूं कि इसी सेंटेंस को उल्टा करके भी कभी कभी लिखा हुआ आ सकता है। क्या मतलब है कि ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि आई विल स्टडी दो आई एम सैड, तो ये भी सही है। क्या बोल रहे हैं हम, ये दो हिस्से हैं सेंटेंस के, ये यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, है ना। आई एम स्टडी, आई एम सैड, दो आई एम सैड और आई विल स्टडी, ये एक ही सेंटेंस के दो हिस्से हैं। आगे को पीछे कर दो, पीछे को आगे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एकदम ही सेम है। चाहे ऐसे कह लो दो आई एम सैड आई विल स्टडी, या ऐसे कह लो आई विल स्टडी दो आई एम सैड, दोनों का मतलब यही है कि हालांकि मैं दुखी हूं फिर भी मैं पढ़ाई करूंगा। तो आपको बस ये जोड़े याद रखने हैं और ये ध्यान रखना है कि आगे पीछे की गलती ना हो जाए आपसे। तो पेपर में जनरली कभी कभी, बहुत कम आता है लेकिन कभी कभी एक दो बार क्या हुआ है, यहाँ पे दो की जगह ब्लैंक आ गया है और फिर पेपर में चार ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक में पूछ लें कि दो भरना था आपको वहां पे, तो आपको ये याद आना चाहिए कि हालांकि वाला अगर फीलिंग दे रहा है, देखो फिल इन द ब्लैंक करने के दो तीन तरीके हैं, हम जब करेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। पर अगर हालांकि वाला फीलिंग अगर प्रेपोजिशन का आता है या कंजंक्शंस का आता है तो अक्सर हिंदी बना के इजी बनता है। तो अगर हालांकि वाला फीलिंग आ रहा हो तो आप दो या ऑल दो में से कोई भर सकते हो, और अगर वैसे है तो फिर तो येट या कॉमा एक आ ही जाएगा। यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। आज इतना ही करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप साथ साथ मेहनत कर रहे होंगे, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमें पूरी आशा है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा और आप अपना और हमारा नाम रोशन जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।